हेलो एवरीवन। 25 मार्च से आप दो तरह की न्यूज़ हर थोड़े दिन में ज़रूर सुन रहे होंगे। एक कि लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स करते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कि सन 1957 में स्टार्ट किया गया एक स्टार्टअप बन गया आज की डेट का इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट। इसके अलावा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिस्टेड है फॉर्च्यून 500 में। और अभी जब लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया रुक सी गई है, उस टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हर थोड़े दिन में नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कैसे एक स्टार्टअप से इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट में ग्रो हुई, क्या उसकी स्ट्रेटेजी रही, क्या ऐसा है जो हम उनसे सीख सकते हैं। उसके अलावा मीडिया ने पिछले दिनों हमसे बहुत कुछ कहा है। अब हम देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स को लेके, क्या हमारी होनी चाहिए लर्निंग रिलायंस इंडस्ट्रीज से। ये सारी बातें हम आज के हमारे वीडियो में देखेंगे और सीखेंगे। लेकिन इसके पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कहानी स्टार्ट हुई सन 1957 में, जब धीरू भाई अंबानी इंडिया आए और उन्होंने स्टार्ट की यार्न ट्रेडिंग कंपनी। उसके 20 साल बाद सन 1977 में उन्होंने अपनी रिलायंस टेक्सटाइल्स का आईपीओ लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि उस टाइम पे एक बहुत ही रेयर और नया कॉन्सेप्ट था। इसके बावजूद ये आईपीओ 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और उसके बाद से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने तब से लेके अब तक अपने शेयर होल्डर्स को बहुत प्रॉफिट दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तब से लेके अब तक कई कंट्रोवर्सीज़ में भी उलझी, कई उतार चढ़ाव भी इसने देखे, बट एक चीज़ जो कंसिस्टेंट रही वो थी कंपनी की ग्रोथ। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की पहली मिल सेटअप की गई नारोदा, गुजरात में। उसके बाद कई मिलें सेटअप करते गए वो लोग और हजीरा प्लांट 1991 में सेटअप किया, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना। सन 2000 में, इसके 9 साल बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी बिजनेस में आ गया। एंड ये जो रिफाइनरी बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने स्टार्ट किया था, ये सिर्फ 36 मंथ्स के अंदर ही वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरीज में आ गया, 3 साल के अंदर। उसके बाद सन 2002 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इन्फोकॉम मोबाइल टेलीफोनी की दुनिया में तहलका मचा दिया। 2004 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फॉर्च्यून 500 में लिस्ट हो गई, यानी कि दुनिया की 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से एक हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसके बाद 2005 में मिस्टर अनिल अंबानी और मिस्टर मुकेश अंबानी ने आपस में जो कंपनी थी उसे डिवाइड कर दिया गया। कुछ कंपनीज मिस्टर अनिल अंबानी के पास चली गई और कुछ कंपनी मिस्टर मुकेश अंबानी के पास चली गई। उसमें रिलायंस इन्फोकॉम मिस्टर अनिल अंबानी के पास गई और इनके बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बेसिस पे जिस बिजनेस में एक भाई काम कर रहा है, दूसरा भाई उस बिजनेस में नहीं जाएगा, ताकि कोई कंपटीशन या रिलेशन से स्पॉइल ना हो। लेकिन मिस्टर मुकेश अंबानी को तब से ये जो इन्फोकॉम वाला बिजनेस था उसमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दी कि वो भी इन्फोकॉम के बिजनेस में जाना चाहते हैं। एंड उनकी ये अपील मान ली गई और उसके बाद, जैसा कि आप, मैं, हम सब जानते हैं, रिलायंस जियो आया। उसके पहले 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसमें भी वो नंबर 1 रहे। 2014 में लार्जेस्ट रिटेलर बाय रेवेन्यू की कैटेगरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आई। सन 1957 से 2019 तक
यार्न ट्रेडिंग से लेके टेक्सटाइल का बिजनेस, पॉलिएस्टर का बिजनेस, पेट्रोलियम का बिजनेस, रिटेल का बिजनेस और फिर रिलायंस जियो तक, ये सारी चीज़ें ड्रिवन थी इनोवेशन से। रिलायंस जियो की सक्सेस का मेन रीज़न था कि इन्होंने डील करा 4G में। जब बाकी कॉम्पिटिटर्स 3G 2G की बात कर रहे थे, ये लेके आए 4G। 2019 में रिलायंस बनी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी जिसने 10 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की हमने जर्नी देखी सिंस इंसेप्शन से अभी तक, इसमें एक चीज़ आपने बहुत कॉमन देखी होगी कि हर 2 से 3 साल में वो एक नए बिजनेस सेगमेंट में, एक नई बिजनेस लाइन में उन्होंने एंटर किया और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसका रीज़न है रिलायंस का इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस। रिलायंस इनोवेशन अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है हर साल द बेस्ट इनोवेशन के लिए। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इनका इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कोलैबोरेशन है। नाम आपकी स्क्रीन पर आ गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ इंडिया की बट बाहर की भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके रिलायंस इंडस्ट्रीज अग्रेसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे फोकस करते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजी देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज बाकी सारी कंपनी से अलग खड़ा करती है। एक, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमेशा एक कदम आगे चला है। जो हमें आज रिक्वायरमेंट है वो देने में आज वो मार्केट लीडर है, नंबर 1 की पोजीशन है। लेकिन आज वो जो हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, जो प्रोडक्ट दे रहा है, उसके ऊपर काम उसने 3 से 4 साल पहले कर लिया। अभी वो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारी 3 साल 4 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है उसके ऊपर, ताकि जब 3 साल बाद 4 साल बाद वो रिक्वायरमेंट नेसेसिटी बने लोगों की, उस टाइम पे फिर से रिलायंस एक नंबर 1 नाम हो, जो लोगों को क्लिक करे, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सके, जो मार्केट लीडर बन सके। इसके अलावा जो सेकंड इनकी सक्सेस का रीज़न है वो है कि ये जिस भी सेगमेंट में एंटर करते हैं उसकी पूरी रिसर्च करके उसमें अपना दी बेस्ट देते हैं। ये हमेशा मार्केट लीडर बनने पे फोकस करते हैं। इनकी तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज या कहना चाहिए प्लस पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया इज़ ए कंज्यूमरिज्म मार्केट। इस इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत वास्ट है, लोगों का स्पेंडिंग पावर है। तो यही रीज़न है कि बाहर की कंपनीज अमेजॉन, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग, इन सब का इंटरेस्ट इंडिया मार्केट में है। और रिलायंस ने ये जो इंडिया के कस्टमर है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या मेंटालिटी है, उसे समझ लिया है, उनकी नर्व्स पकड़ ली है। एक बिजनेसमैन को या एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपना कस्टमर पहचाने, कस्टमर को किंग माने और कस्टमर को समझे। जो कस्टमर को चाहिए वो उसे दे। रिलायंस जियो में या रिलायंस रिटेल में या जियो मार्ट में रिलायंस सेम स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, वो है डिस्काउंट्स। इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन मास कंज्यूमर्स जो हैं वो फोकस करते हैं डिस्काउंट्स पे। अगर उन्हें कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है, उन्हें कोई चीज़ यूज़ करने की आदत लग गई, वो उस कंपनी से जुड़ जाते हैं। जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो स्ट्रेटेजी है वो इसी पर है। इसी से मुझे लगता है कि उन्होंने एक स्टार्टअप से लेके एक कॉन्ग्लोमरेट तक का सफ़र तय किया। इसके बाद आइए देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की करंट पोजीशन क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, इन तीनों पे ट्रेड होता है। 1973 में धीरू भाई अंबानी ने वॉज द फाउंडर पर्सन ऑफ दिस कंपनी, आप सबको पता है। आज की तारीख में MD एंड CEO है मिस्टर मुकेश अंबानी। ये डील करते हैं पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, पेट्रोकेमिकल में, टेक्सटाइल में, रिटेल में, टेलीकॉम में, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, म्यूजिक में, बैंकिंग में। तो मतलब ऐसा पता नहीं कौन सा सेक्टर है जिसमें ये डील नहीं करते।
रेवेन्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज का एज ऑन डेट है $92 बिलियन, ऑपरेटिंग इनकम है $14 बिलियन, नेट इनकम है $6.2 बिलियन, टोटल एसेट्स इनके है $140 बिलियन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज ऑन डेट है 1,94,056। सब्सिडियरीज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की है वो है जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम, जियो पेमेंट बैंक, नेटवर्क 18, हैथवे, डैन नेटवर्क्स, फुटबॉल स्पिरिट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, मुंबई इंडियंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम ग्रॉस डेट की बात करें तो वो है समवेयर अराउंड 3 लाख करोड़ और नेट डेट है 1,61,720 करोड़, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए माना जा रहा था। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, अभी अभी में रिलायंस जियो ने की है 10 डील और इन डील से ये फेसबुक, सिल्वर लैक, विस्ता इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टीपीजी, एल कैटरटन, इन सब कंपनीज ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। एंड टोटल जो कलेक्शन हुआ है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इन सारी डील्स का, वो है 1,04,326 करोड़। इसके अलावा रिलायंस ने जो राइट्स इशू लॉन्च किया था वो बहुत सक्सेसफुल रहा है और उससे जो कंपनी है वो एक्सपेक्ट कर रही थी 53,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जनरेट करने की कलेक्शन हुआ है। तो रिलायंस जियो का जो डेट है, जो मिस्टर मुकेश अंबानी ने कहा था कि वो नेक्स्ट ईयर तक डेट फ्री कंपनी बनाने पर फोकस कर रहे हैं, वो बिल्कुल उस लाइन एंड लेंथ पे काम कर रहे हैं। एंड लॉकडाउन या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्हें इस चीज़ को अचीव करने से रोक पाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर आप प्रोडक्ट बेस की बात करें तो वो इतना वास्ट है कि आप शॉक हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रोडक्ट्स फ्लैश होने लग गए होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज polymers, they have a range. Reliance chemicals में again they have only one relab. Polyesters में they again have a huge range. Petroleum retail में they have Reliance Gas, Reliance Petroleum, Reliance Aviation, Quick Mart. टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो उसमें अगेन दे हैव मल्टीपल ब्रांड्स, ओनली विमल, DO2, प्रोटेक्टर। रिलायंस ओन्ड ब्रांड्स की अगर हम बात करें रिटेल में, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस मार्केट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल्स, ट्रेंड्स, एजियो ऑनलाइन पोर्टल। इन स्टोर ब्रांड्स की अगर हम बात करें अवासा, नेट प्ले एंड मैनी मोर। पार्टनरशिप्स विथ रिलायंस रिटेल में आप देखेंगे सारी बड़ी ब्रांड्स दे हैव कवर्ड, बर्बरी, कोच, डीजल, हैमलीज एंड व्हाट नॉट। डिजिटल सर्विसेज की अगर हम बात करें, जियो डिजिटल लाइव, जियो टीवी लाइव, जियो सिनेमा एंटरटेनमेंट, जियो 7 म्यूजिक, जियो न्यूज, व्हाटएवर यू थिंक ऑफ दे हैव इट। कंपनी को, एक इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है विजन की, मिशन की, स्ट्रेटेजी की, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट टीम की और उसके अलावा उस कंट्री की गवर्नमेंट के सपोर्ट की। तो जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और गवर्नमेंट उन्हें बहुत सपोर्ट करती है। अभी आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टाइम्स ऑफ दिस पेंडेमिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है गवर्नमेंट को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने PM केयर फंड में डोनेट किया है ₹500 करोड़, महाराष्ट्र CM रिलीफ फंड में 5 करोड़ एंड गुजरात CM रिलीफ फंड में अगेन 5 करोड़। अभी तक हमने वो सारी बातें करी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ का कारण थी, पर क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई कमी नहीं है या फिर जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया प्रॉफिटेबल है? तो ऐसा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ड्रॉबैक्स हैं। मैंने आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेट बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली जब इन्होंने रिलायंस जियो पे काम किया तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डेट खड़ा कर लिया था जिसको ये अभी पे ऑफ कर रहे हैं। इसकी वजह से अगर हम देखें, आपकी स्क्रीन पर आ गया 2017 से 2020 तक रेवेन्यू और प्रॉफिट। अगर आप देखें, रेवेन्यूज़ बहुत बड़े हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। इसके बाद अगर आप देखें, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इनफैक्ट -1% हुई है कंपनी की। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। OE, ROCE दोनों ही कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है। इसके अलावा अगर हम प्राइस चार्ट देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पिछले 5 साल का, तो सिंस 2015
टिल 2019 ये कंसिस्टेंटली बढ़ता गया है। सिर्फ एक टाइम पे आपको ये शार्प फॉल दिखेगा विच वॉज इन मार्च, जब मार्केट क्रैश हुआ था और इसने 860 के लेवल्स टच किए थे। सिमिलरली अगर वैल्यूएशन चार्ट आप देखें पिछले 5 साल का, उसमें भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, फोकस ऑन इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांड वैल्यू जिसकी वजह से इतना इन्वेस्टमेंट इन्हें मिल रहा है, जिसकी वजह से राइट्स इशू सक्सेसफुल रहा, गवर्नमेंट सपोर्ट, मार्केट ग्रिप ऑन द कस्टमर्स। वीकनेस की अगर हम बात करें तो है डेट, रिटर्न्स इतना शेयर होल्डर्स को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, एंड जो स्टॉक्स है वो अभी हाईली ओवर प्राइस्ड है। अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि खुद एक बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखा रही है, रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 3 साल पहले कहा था कि डेटा इज द न्यू ऑयल। उन लोगों ने देख लिया था कि पेट्रोलियम का बिजनेस नीचे जाने वाला है एंड रिलायंस जियो की वजह से वो मार्केट लीडर बना। और आप हिस्ट्री भी अगर देखेंगे, उन्होंने देख लिया था कि कब टेक्सटाइल का बिजनेस नीचे जाने वाला है, कब पॉलिएस्टर नीचे जाने वाला है, और वो हमेशा एक नया प्रोडक्ट ले आए जो मार्केट लीडर उनको बनाया। रिलायंस जियो अभी मार्केट लीडर है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन सिंस इसमें इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा 99.9% एक्सपेक्टेड है कि ये अलग से लिस्ट हो जाएगा, इसका आईपीओ आ जाएगा। एंड क्या इससे आप बेनिफिट हो गया, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर हो तो क्या आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी पे। जैसे बिरला ग्रुप की एक पॉलिसी है, जब भी इनकी कोई नई कंपनी लिस्ट होती है तो जो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उन्हें ये कुछ शेयर्स फ्री में देते हैं। जैसे आदित्य बिरला कैपिटल जब लिस्ट हुई थी तो ग्रेसिम शेयर होल्डर्स को फ्री में आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर्स अलॉट किए गए थे, कुछ शेयर्स। एबी न्यूवो के टाइम पे भी सेम किया गया था। तो अगर रिलायंस भी इस तरीके का कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपको रिलायंस जियो के शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। उसके अलावा क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज से जब रिलायंस जियो अलग हो जाएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर जीरो होगा? नहीं। जो मुझे लगता है तब तक रिलायंस रिटेल को मिस्टर मुकेश अंबानी इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो रिलायंस रिटेल की वजह से मार्केट लीडर रहेगा और रिलायंस जियो सेपरेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और दोनों ही शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी तक अंबानी की स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने कॉन्ग्लोमरेट बना रखा था, सारी ही कंपनी एक ही रिलायंस इंडस्ट्रीज बैनर के नीचे रखी थी, तो स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो पाते थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रीजंस। बट रिलायंस जियो नाउ इज एक्सपेक्टेड टू गेट लिस्टेड सेपरेटली बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। अगर हम थ्रेट की बात करें तो सिंस अभी जो स्टॉक्स है वो थोड़े ओवर वैल्यूड, जो अभी जो स्टॉक मार्केट में जिस रेट पे वो ट्रेड करे वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें अगर आपने लिया तो चांसेस आर कि जब करेक्शन आएगा यू वुड, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर लॉन्ग टर्म में भी कर रहे हैं तो आप थोड़ा रुक के एंड प्रॉपर रेट्स पे बाइंग करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी जो अभी तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और एंटिसिपेशन की आगे आने वाली कहानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या होने वाली है। क्या जो अभी तक हमने देखा वो सिर्फ एक झलक थी और रिलायंस इंडस्ट्रीज इससे बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो भी आपको ये वीडियो देख के लगा या जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।